इस पाठ में मैं आपको मन की शक्ति से परिचित कराना चाहता हूँ और आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की नींव सिखाना चाहता हूँ, बजाय इसके कि उन्हें आपको नियंत्रित करने दें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम असहाय रूप से अपने विचारों और भावनाओं की दया पर नहीं हैं। हमारे पास इस रिश्ते में शक्ति है। ये वे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। विचार की शक्ति, आत्मजागरूकता, सामान्य विकृत सोच, हमारी सोच का पुनर्गठन, सुकराती प्रश्न और विवाद। यह सब थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन मेरे साथ बने रहें और मैं चीज़ों को ऐसी भाषा में समझाऊंगा जो मुझे उम्मीद है कि कोई भी समझ सकता है। These videos are made possible thanks to our amazing sponsors. Meet anyone for anything on the Introducer app. Whether you're looking for friends, romance, or something in between, Introducer has you covered. Download for free today. Experience a new heaven and a new earth in a virtual paradise and global community. Church has never looked like this. Your contribution can bring Earth 2.0 to life. Finally, if you'd prefer to watch these videos without ads, visit our mental wellness hub on the Happy app. Click the links in the description. मनोविज्ञान में एक सुस्थापित सिद्धांत है कि विचार भावनाओं को प्रेरित करते हैं। इसकी शुरुआत संज्ञानात्मक चिकित्सा के अग्रणी अग्रदूतों में से एक आरोन बेक से हुई। इसके समर्थन में बहुत सारे साक्ष्य भी हैं। मैं आपको मनोविज्ञान के एक बहुत ही प्रभावशाली और सुस्थापित क्षेत्र से परिचित कराना चाहता हूँ, सीबीटी या संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी अधिकांश भावनाएं हमारे विचारों और विश्वासों का उपउत्पाद है। इसलिए भावनाएं इस तरह से आती हैं। एक, सबसे पहले एक पूर्ववर्ती आता है। यह वह घटना या स्थिति है जो विचार प्रक्रिया को ट्रिगर करती है। 2, फिर हमारी मान्यताएं आती हैं। ये वे विचार या धारणाएं हैं जो हमारे पास घटना के बारे में हैं। वे तर्कसंगत, तथ्यों पर आधारित या तर्कहीन, गलत धारणाओं पर आधारित हो सकते हैं। 3, फिर यह परिणामों को ट्रिगर करता है। ये हमारी मान्यताओं के प्रति भावनात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप काम पर जाते हैं और आपका बॉस आप पर चिल्लाता है। यह पूर्ववर्ती है। अब इन सब के पीछे आपको अपनी योग्यता पर बहुत भरोसा नहीं है। यह आपके खुद के बारे में विश्वास है। आप खुद से सोचते हैं कि आप कितने असफल हैं, और यहाँ इसका सबूत है। इसके बाद परिणाम आते हैं। यह उदासी और निराशा की भावनाओं को उभारता है। यही कारण है कि आप नई चीजों को आजमाने से बचते हैं, आसानी से हार मान लेते हैं या खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं। यह एक दुष्चक्र बना सकता है जो आपकी नकारात्मक मान्यताओं को मजबूत करता है। आप जो मानते हैं उसे आप वास्तविक बनाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप उस विश्वास को चुनौती दे सकें और इसे अधिक यथार्थवादी और सकारात्मक विश्वास से बदल सकें, जैसे मेरे पास ताकत और कमजोरियां हैं और मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूँ। अचानक हम अपने विचारों और भावनाओं में इतने निष्क्रिय नहीं रह जाते। यह समीकरण का अगला भाग है, विवाद। इस विषय में आप विभिन्न अभ्यासों और असाइनमेंट के माध्यम से इन कौशलों का उपयोग करना सीखेंगे। अंत तक आपको अपने और अपने विचारों की बेहतर समझ होगी और आपके पास अपनी भावनाओं पर काबू पाने में मदद करने के लिए रणनीतियों का एक टूल किट होगा। आत्मजागरूकता आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को पहचानने की क्षमता है और वे एक दूसरे और आपकी भलाई को कैसे प्रभावित करते हैं। आत्मजागरूकता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने, अपने ट्रिगर्स और पैटर्न को पहचानने और आपके किसी भी विश्वास को पहचानने में मदद करती है जो आपको परेशान या दर्द का कारण बनता है।
आत्मजागरूकता हासिल करना हमेशा आसान नहीं होता है, खासकर जब हम अपने विचारों और भावनाओं को अनदेखा करने, टालने या दबाने के आदी होते हैं। कभी-कभी हम यह भी नहीं जानते कि हम क्या सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, या हम कुछ खास तरीकों से क्यों काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा आता है जिसे मैं डायन हंट के रूप में संदर्भित करना पसंद करता हूँ, जहाँ डायन वह अस्वस्थ विश्वास है जिसे आपने कभी-कभी अपने मानस में गहराई से दबा दिया है। हम में से कुछ लोग ठीक से जानते होंगे कि हम दुखी क्यों हैं। दूसरों के लिए मूल कारण जानना भी एक चुनौती हो सकती है। यहीं पर डायन हंट पर जाना आवश्यक है। डायन हंट पर जाने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब हम उस भावना को महसूस करते हैं। हो सकता है कि आप अपना दिन बिता रहे हों और अचानक आपको लगे कि आपका मूड खराब हो गया है और आपको नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। अब पीछे मुड़ने का समय है। क्या हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिससे कोई विचार आया? वह विचार क्या था? यहाँ खुद को पकड़ने में कुछ प्रयास लग सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। संभावना है कि अगर यह ऐसा विचार है जो वास्तव में समस्या है, तो यह बार-बार और कई महीनों तक अपना भयानक रूप दिखाएगा। अभ्यास: 3 शब्द लिखें जो बताते हैं कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। यह कोई भी भावना हो सकती है, सकारात्मक या नकारात्मक, जैसे खुशी, उदासी, गुस्सा या बोरियत। बस अपने दिमाग में आने वाले पहले 3 शब्द लिखें। हो गया? बढ़िया। अब अपने लिखे शब्दों को देखें और खुद से ये सवाल पूछें, मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ? यह भावना मेरे शरीर, मेरे विचारों और मेरे कार्यों को कैसे प्रभावित करती है? क्या यह भावना मेरे लिए अभी मददगार है या बेकार? मैं इस भावना से निपटने के लिए या अगर मैं चाहूँ तो इसे बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? इन सवालों के बारे में सोचने के लिए कुछ मिनट निकालें और अपने जवाब लिख लें। जब तक आप न चाहें, आपको उन्हें किसी के साथ साझा करने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ आपके फायदे के लिए है। यह अभ्यास इस बात का उदाहरण है कि आप अपनी भावनाओं पर ध्यान देकर और उनके कारणों और परिणामों की खोज करके आत्मजागरूकता का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से आप अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ा पाएंगे और अपनी भावनाओं को ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे। संज्ञानात्मक पुनर्गठन आपके नकारात्मक या विकृत विचारों और विश्वासों को पहचानने और उन्हें चुनौती देने तथा उन्हें अधिक वस्तुनिष्ठ, यथार्थवादी और सकारात्मक विचारों से बदलने की प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको अपने, दूसरों और दुनिया के बारे में सोचने के तरीके को बदलने और अपने मूड और व्यवहार को बेहतर बनाने में मदद करता है। लेकिन नकारात्मक या विकृत विचार क्या हैं? और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं और चुनौती दे सकते हैं? नकारात्मक या विकृत विचारों को संज्ञानात्मक विकृतियां भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकृतियां तर्कहीन या अतिरंजित विश्वास हैं, जो तथ्यों या साक्ष्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि मान्यताओं, व्याख्याओं या भावनाओं पर आधारित है। संज्ञानात्मक विकृतियां हमें चीजों को नकारात्मक या विकृत तरीके से देखने पर मजबूर कर सकती हैं और हमें दुखी, चिंतित, क्रोधित या निराश महसूस करा सकती हैं। संज्ञानात्मक विकृतियां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ सबसे आम हैं। सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचना। यह तब होता है जब आप चीजों को बिना किसी ग्रे शेड के काले और सफेद शब्दों में देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मुझे इस परीक्षा में ए ग्रेड नहीं मिलता है, तो मैं असफल हो जाऊंगा। अतिसामान्यीकरण: यह तब होता है जब आप किसी एक घटना या साक्ष्य के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे एक व्यक्ति ने अस्वीकार कर दिया, इसलिए कोई भी मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। मानसिक फिल्टर: यह तब होता है जब आप किसी स्थिति के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं
और सकारात्मक पहलुओं को अनदेखा करते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने एक प्रश्न में गलती की, इसलिए मैंने पूरी प्रस्तुति को बर्बाद कर दिया। सकारात्मक को अयोग्य ठहराना यह तब होता है जब आप सकारात्मक अनुभवों या फीडबैक को अस्वीकार या कम करते हैं और सोचते हैं कि वे मायने नहीं रखते या मायने नहीं रखते। उदाहरण के लिए, उन्होंने केवल इसलिए कहा कि मैंने अच्छा काम किया क्योंकि उन्हें मेरे लिए खेद था। निष्कर्ष पर पहुंचना यह तब होता है जब आप पर्याप्त सबूत या तथ्यों के बिना कोई नकारात्मक धारणा या भविष्यवाणी करते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने मेरे संदेश का उत्तर नहीं दिया, इसलिए वे मुझसे नफरत करते होंगे। बढ़ा-चढ़ाकर या कम करके आंकना यह तब होता है जब आप किसी नकारात्मक घटना या परिणाम के महत्व या गंभीरता को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं या किसी सकारात्मक घटना या परिणाम के महत्व या महत्व को कम करके आंकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं धन्यवाद कहना भूल गया, इसलिए मैं एक भयानक व्यक्ति हूँ। या मैंने लॉटरी जीती, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। भावनात्मक तर्क यह तब होता है जब आप सोचते हैं कि आपकी भावनाएं तथ्य हैं और वे वास्तविकता को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, मैं बेवकूफ महसूस करता हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ होना चाहिए। चाहिए कथन यह तब होता है जब आप खुद पर या दूसरों पर अवास्तविक या कठोर अपेक्षाएं या नियम थोपने के लिए चाहिए, अवश्य, करना होगा या करना चाहिए जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे हमेशा परिपूर्ण होना चाहिए या उन्हें हमेशा मुझसे सहमत होना चाहिए। लेबलिंग यह तब होता है जब आप किसी एक घटना या विशेषता के आधार पर खुद को या दूसरों को एक नकारात्मक या वैश्विक लेबल देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक हारे हुए व्यक्ति हूँ या वे एक बेवकूफ हैं। वैयक्तिकरण यह तब होता है जब आप चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं या उन चीज़ों के लिए खुद को दोषी मानते हैं जो आपकी गलती या जिम्मेदारी नहीं है। उदाहरण के लिए, यह मेरी गलती है कि उन्होंने ब्रेकअप कर लिया या वे मेरी वजह से नाराज हैं। ये संज्ञानात्मक विकृतियों के कुछ उदाहरण मात्र हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ हैं। संज्ञानात्मक विकृतियां किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं और कभी-कभी वे सच या उचित लग सकती हैं। हालांकि वे मददगार या सटीक नहीं हैं और वे हमें ऐसे तरीके से महसूस करने और कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं जो हमारे सर्वोत्तम हित में नहीं है। इसलिए हमें यह सीखने की जरूरत है कि उन्हें कैसे पहचाना जाए और उन्हें कैसे चुनौती दी जाए और उन्हें अधिक संतुलित और यथार्थवादी विचारों से कैसे बदला जाए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कई तकनीकें हमें संज्ञानात्मक पुनर्गठन में मदद कर सकती हैं, लेकिन सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक को सुकराती प्रश्न कहा जाता है। सुकराती प्रश्न खुद से या दूसरों से सवाल पूछने की एक विधि है जो किसी विचार या विश्वास की वैधता, तर्क और प्रमाण की जांच करने में मदद करती है। सुकराती प्रश्न हमें अपनी सोच में खामियों और अंतरालों को उजागर करने और सोचने के वैकल्पिक और अधिक सकारात्मक तरीकों की खोज करने में मदद कर सकते हैं। सुकराती प्रश्न में खुद से इस तरह के सवाल पूछना शामिल है: मेरे विचार के पक्ष और विपक्ष में क्या सबूत हैं? क्या इस स्थिति को देखने का कोई और तरीका है? सबसे बुरा क्या हो सकता है और इसकी कितनी संभावना है? सबसे अच्छा क्या हो सकता है और इसकी कितनी संभावना है? सबसे यथार्थवादी परिणाम क्या है और मैं इससे कैसे निपट सकता हूँ? इस तरह से सोचने के क्या फायदे और नुकसान हैं? मैं अपने उस दोस्त से क्या कहूँगा जिसके मन में यह विचार आया हो? अगर मैं अपने दोस्त से यह विचार साझा करूँ तो वह मुझसे क्या कहेगा? अगर मैं इसी तरह सोचता रहूं तो मैं कैसा महसूस करूंगा और कैसे काम करूंगा? अगर मैं अपनी सोच बदलूं तो मैं कैसा महसूस करूंगा और कैसे काम करूंगा? खुद से ये सवाल पूछकर आप अपनी संज्ञानात्मक विकृतियों को चुनौती दे सकते हैं और अधिक तर्कसंगत,
यथार्थवादी और सकारात्मक विचार पा सकते हैं, जो आपके मूड और व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। व्यायाम। हाल ही में हुई किसी ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जिसने आपको दुखी, चिंतित, क्रोधित या निराश महसूस कराया हो। यह कोई भी बड़ी या छोटी बात हो सकती है जिसने आपको परेशान या परेशान किया हो। फिर उस स्थिति के बारे में आपके मन में आए नकारात्मक या विकृत विचारों को लिखें। यह उन संज्ञानात्मक विकृतियों में से एक हो सकता है जिनके बारे में हमने चर्चा की थी, या किसी अन्य प्रकार का नकारात्मक या तर्कहीन विचार हो सकता है। बस अपने दिमाग में आने वाले पहले विचार को लिखें। हो गया? बढ़िया। अब अपने द्वारा लिखे गए विचार को देखें और खुद से ये सवाल पूछें, क्या यह विचार सच है या झूठ? मुझे कैसे पता चलेगा कि यह विचार सच है या झूठ? इस विचार के पक्ष और विपक्ष में क्या सबूत हैं? क्या इस स्थिति को देखने का कोई और तरीका है? मैं इस विचार को अधिक वस्तुनिष्ठ, यथार्थवादी और सकारात्मक तरीके से कैसे दोहरा सकता हूँ? इन सवालों के बारे में सोचने के लिए कुछ मिनट लें और अपने जवाब लिख लें। जब तक आप न चाहें, आपको उन्हें किसी के साथ साझा करने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ आपके फायदे के लिए है। यह अभ्यास इस बात का उदाहरण है कि आप अपने नकारात्मक या विकृत विचारों और विश्वासों की पहचान करके और उन्हें चुनौती देकर और उन्हें अधिक संतुलित और यथार्थवादी विचारों से बदलकर सुकराती प्रश्नों का उपयोग करके संज्ञानात्मक पुनर्गठन का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से आप अपने, दूसरों और दुनिया के बारे में सोचने के तरीके को बदल पाएंगे और अपने मूड और व्यवहार को बेहतर बना पाएंगे। हम में से कई लोगों के लिए हमें दुख की जगह पर रखने के लिए बस एक अस्वस्थ विश्वास ही काफी होता है। हमारे मानस में बस एक कांटा गहराई से फंसा हुआ है। अगर हम केवल यह जान पाते कि वह विश्वास क्या था और उस पर विवाद कर पाते और उसे स्वस्थ विकल्प से बदल पाते, तो हमारे पास अपने पिंजरे की चाबी होती और हम उस चीज से मुक्त हो पाते जो इतने दुखों का कारण है। अच्छा, मैं आपको मुक्त करने में मदद करना चाहता हूँ। आज आप एक योद्धा बन जाते हैं और यह वह राक्षस है जिस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। उस कांटे को ढूंढना कभी-कभी आधी लड़ाई जीत सकता है। लेकिन अगर आप यह पता लगा पाते हैं कि वह गहरी बैठी हुई मान्यता क्या है जो आपको इतना दुख दे रही है, तो अच्छी खबर यह है कि आपने आधी लड़ाई जीत ली है। उस चुड़ैल के शिकार का समय आ गया है। हमने अभी सुकरातीय प्रश्न में जो सीखा है उसका अभ्यास करें। एक बार जब आप जान जाते हैं कि वह अस्वस्थ मान्यता क्या है, तो यहाँ एक अभ्यास है जिसे आजमाया जा सकता है। अभ्यास। एक पोस्ट-इट नोट लें। पीछे सीमित विश्वास लिखें और फिर नीचे विश्वास क्या है लिखें। फिर सामने एक और शीर्षक लिखें, मुक्ति विवाद। अब उस पोस्ट-इट नोट को लें और उसे किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप सहज महसूस करें, जिसे आप अक्सर देखेंगे। अब वह आपका युद्ध क्षेत्र है। वह आपका क्षेत्र है। यह वह जगह है जहां आप अपने राक्षसों पर विजय प्राप्त करेंगे और आपके लिए विवाद करना एक चुनौती है। आप उस सीमित विश्वास पर कैसे बहस करेंगे? पिछले पाठ में हमने जो संज्ञानात्मक पुनर्गठन और सुकराती प्रश्न पूछे थे, उनका उपयोग करें। एक बार जब आप सीमित विश्वास के लिए तर्क ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें अपने पोस्ट-इट नोट पर मुक्ति शीर्षक के नीचे लिख लें और इसे रोजाना दोहराएं। पोस्ट-इट नोट को ऐसी जगह चिपकाएं जहां आप दिन में अक्सर देखते हों। हम जंगल में एक नया रास्ता बनाने जा रहे हैं जहां आपके विचार जाएंगे। यह आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाएगा और आप दुनिया के बारे में अपने विचारों को फिर से परिभाषित करेंगे।
आप मुक्ति विवाद पर तब तक ध्यान केंद्रित करेंगे जब तक कि यह आपका स्वस्थ विश्वास न बन जाए। यह सकारात्मक होगा, यह तर्कसंगत होगा, यह समझ में आएगा और यह आपको आपके पैरों के चारों ओर जंजीरों में ताला खोलने वाली चाबी की तरह मुक्त कर देगा। इस तरह आप अपने मन से उस कांटे को बाहर निकाल सकते हैं। यह मेरे लिए कारगर रहा और मुझे पता है कि यह आपके लिए भी कारगर रहेगा। These videos are made possible thanks to our amazing sponsors. Meet anyone for anything on the Introducer app. Whether you're looking for friends, romance, or something in between, Introducer has you covered. Download for free today. Experience a new heaven and a new earth in a virtual paradise and global community. Church has never looked like this. Your contribution can bring Earth 2.0 to life. Finally, if you'd prefer to watch these videos without ads, visit our Mental Wellness Hub on the Happy app. Click the links in the description. अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।